राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है डिक्री किसे कहते हैं तथा डिक्री के कितने प्रकार होते हैं। डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादगत विषयों के संबंध में, वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। ये समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी पर्सन का अवधारण आता है। तो किसी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना तथा धारा 144 के भीतर किसी पर्सन का अवधारण किया जाता है तो वह भी डिक्री की परिभाषा में ही आएगा। किंतु इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, अतः इसमें कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की भांति होती है। तो वे आदेश जिनकी अपील होती है, जिनका उल्लेख आदेश 43 व धारा 104 में किया गया है, तो उन आदेशों से अपील हो सकती है। तो इसमें ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की भांति होती है और न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। और इसके अंतर्गत पक्षकारों के चूक के कारण अगर वाद पत्र खारिज कर दिया जाता है तो ऐसे खारिज करने का आदेश भी डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। तो डिक्री की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर डिक्री में 5 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक होता है। जो प्रथम आवश्यक तत्व है वह है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। तो डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य उन अनुतोषों में से सभी को या कुछ को स्वीकार करने से है जिनका वाद पत्र में दावा किया गया है। पक्षकारों ने वाद पत्र में जिन अनुतोषों को दावा किया है उन अनुतोषों में से कुछ को स्वीकार करने, कुछ को उन अनुतोषों में सभी को या कुछ को स्वीकार करने से ही न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यदि एक से अधिक अनुतोषों के लिए दावा किया जाता है पक्षकारों द्वारा तो उन अनुतोषों में सभी को या कुछ को स्वीकार करने को ही न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति कहलाता है। जो दूसरा आवश्यक तत्व है वह है वाद में न्याय निर्णय। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता में वाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, किंतु सामान्यतः वाद शब्द से आज से ऐसे व्यवहार प्रक्रिया से होता है जो वाद पत्र के प्रस्तुतीकरण से संसित होती है। अतः ऐसी कोई कार्रवाई जिसका आरंभ वाद पत्र से न हो या जिसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन वाद न माना गया हो, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी किसी कार्रवाई में दिया गया निर्णय डिक्री नहीं कहलाएगा। तो डिक्री के लिए ये आवश्यक है कि जो निर्णय दिया जाए न्यायालय द्वारा वह वाद में निर्णय दिया जाना आवश्यक है। यदि निर्णय वाद पत्र के अलावा किसी आवेदन पर दिया जाता है तो वह निर्णय डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। अतः डिक्री की लिए आवश्यक है कि जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया है वह निर्णय वाद पत्र में ही दिया जाना आवश्यक है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय, जो निर्णय दिया गया है वह निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया हो तभी वह डिक्री की परिभाषा में आएगा। यदि न्यायालय के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा।
जैसे रेलवे दावाधिकरण एक दीवानी न्यायालय नहीं है, अतः रेलवे दावाधिकरण के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। तो जो न्याय निर्णय होता है वह एक न्यायालय द्वारा होना आवश्यक है, और न्याय निर्णय दो प्रकार का होता है, या तो डिक्री के रूप में होता है या आदेश के रूप में होता है, परंतु वह कभी भी एक साथ दोनों नहीं हो सकता। तो न्याय निर्णय या तो डिक्री के रूप में होगा या आदेश के रूप में होगा, किंतु वह एक साथ दोनों नहीं हो सकता। अतः न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय होना आवश्यक है। यदि जो निर्णय दिया गया है वह न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है तो वह कभी भी डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। यदि ऐसा निर्णय किसी अधिकारी ने दिया है तो वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। अतः निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है। जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा तभी वह धारा 2 के अधीन डिक्री की परिभाषा में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चौथा जो डिक्री का आवश्यक तत्व है वह वाद में विवादग्रस्त, संपूर्ण या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण। ऐसे न्याय निर्णय में विवादग्रस्त विषयों में से किसी एक या सबके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाद में निर्णय इस बात का होना है कि किसी मकान पर मकान मालिक का कब्जा है या किराएदार का, तब चूंकि न्यायालय को निर्णय पक्षकारों के अधिकारों के बारे में देना है, इसलिए ऐसा न्याय निर्णय आज्ञावती होगा। तो जो चौथा आवश्यक तत्व है, वाद में विवादग्रस्त, संपूर्ण या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण अगर जिस निर्णय में होता है तो वह डिक्री की परिभाषा में आएगा। पांचवा जो आवश्यक तत्व डिक्री का, न्याय निर्णय का निश्चायक होना आवश्यक है। जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया है वह न्याय निर्णय का वह क्या होना चाहिए, निश्चयात्मक होना आवश्यक है। तो पक्षकारों के अधिकारों के बारे में दिया गया निर्णय निश्चायक होना आवश्यक है। यदि कोई निर्णय ऐसा है जो निश्चायक नहीं है तो वह डिक्री नहीं हो सकता। जैसे कोई प्रथम श्रेणी का न्यायालय किसी प्रश्न का अंतिम रूप से निर्णय न देकर उसे निम्न श्रेणी के न्यायालय में को निर्णित करने के लिए छोड़ दे तो ऐसा न्याय निर्णय निश्चयात्मक निर्णय नहीं कहलाएगा और वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगा। तो डिक्री की परिभाषा के आधार पर एक डिक्री में 5 आवश्यक तत्वों को होना आवश्यक है। पहला आवश्यक तत्व है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। दूसरा, वाद में न्याय निर्णय होना आवश्यक है। तीसरा, न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। चौथा, वाद में विवादग्रस्त सभी का या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण होना चाहिए और ये अवधारण का निश्चायक होना आवश्यक है। यदि किसी डिक्री में उपरोक्त 500 तत्व का होना आवश्यक है तभी वह निर्णय डिक्री की परिभाषा में आएगा, अन्यथा नहीं। अब आता है डिक्री के प्रकार। डिक्री कितने प्रकार की होती है? तो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन डिक्रियां 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की डिक्री होती है। नंबर 1 प्रारंभिक डिक्री, नंबर 2 अंतिम डिक्री और नंबर 3 अंशतः प्रारंभ डिक्री तथा अंशतः अंतिम डिक्री। तो प्रथम प्रारंभिक डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री, यह वह डिक्री होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने के पहले आगे और कार्रवाई की जानी शेष रहती है। तो डिक्री प्रारंभिक तब होगी जब वह वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने के पहले उसमें आगे कार्रवाई किया जाना शेष है। अर्थात यह वह डिक्री है जिसमें न्यायालय द्वारा किसी विवाद विषय में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तो करता है परंतु वह वाद को पूर्ण रूप से नहीं निपटाता। तो ये कौन सी डिक्री थी? जिसमें न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तो करता है परंतु वाद को पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करता। तो वह डिक्री कौन सी कहलाएगी? प्रारंभिक डिक्री, क्योंकि वाद का पूर्ण रूप से निपटारा करने के लिए पहले कुछ कार्रवाइयां पूर्ण की जानी बाकी रह गई है। यह डिक्री उन वादों में पारित की जाती है जिनमें न्यायालय को पहले वाद के पक्षकारों के अधिकारों को न्यायान्वित करना होता है।
तो सामान्यतः ये डिक्री ऐसे वादों में पारित की जाती है जहाँ न्यायालय को वाद के पक्षकारों के अधिकारों को न्यायनिर्धारित करना होता है तथा बाद में उसे अपने पास तब तक रोके रहता है जब तक कि शेष कार्यवाही पूरी नहीं कर लेता है। तो वह डिक्री प्रारंभिक कहलाती है जब उसको वाद को पूर्ण रूप से निपटाए जाने से पहले आगे कार्रवाई की जाना शेष हो, तो उसको प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। तो न्यायालय आदेश 20 में उल्लेखित वादों में प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। तो न्यायालय आदेश 20 में उल्लेखित वादों में प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है, परंतु न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि जो आदेश 20 में उल्लेखित सभी वादों के लिए वह प्रारंभिक डिक्री पारित करें। तो आदेश 20 के अंतर्गत निम्न वादों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है, जैसे कब्जा, किराया या अंतकालीन लाभों के वाद के लिए, प्रशासन वाद के लिए, अगर किरायाधिकार के वाद में, साझेदारी के विघटन के वाद में, मालिक और एजेंट के मध्य लेखा के लिए किया गया वाद में, संपत्ति के बंटवारे या उस पर कब्जे के लिए वाद में, पूर्वबंध वाद में, बंधक के विक्रय के वाद में, बंधक के मोचन के वाद में, उपयुक्त वाद में न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। अतः प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री कहलाती है जिसमें वाद को पूर्ण रूप से निपटाए जाने के पूर्व आगे कार्रवाई और की जाना शेष हो। अब आती है अंतिम डिक्री, फाइनल डिक्री। वाद का पूर्ण रूप से निपटारा करने वाली डिक्री को ही अंतिम डिक्री कहते हैं। जो डिक्री वाद को पूर्ण रूप से निपटा दे तो वह डिक्री ही अंतिम डिक्री कहलाती है। अर्थात जब कोई न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में विवाद का निपटारा अंतिम रूप से कर देता है तो उसके बाद कोई कार्रवाई बाकी नहीं रह जाती है, तब वह न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अंतिम डिक्री कहलाती है। अंतिम डिक्री न्यायालय सीधे भी पारित कर सकता है या प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद भी। तो न्यायालय अंतिम डिक्री सीधे भी पारित कर सकता है या इसके पहले वह न्यायालय प्रारंभिक डिक्री भी पारित कर सकता है। अंतिम डिक्री सदैव प्रारंभिक डिक्री के निर्देशानुसार पारित की जाती है। यदि किसी वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है तो अंतिम डिक्री सदैव प्रारंभिक डिक्री के अनुसार पारित की जाएगी। यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री रद्द कर दी जाती है, यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री को रद्द कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है तो अंतिम डिक्री स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। अतः किसी वाद में अगर प्रारंभिक डिक्री दी गई है तो अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के निर्देश के अनुसार ही पारित की जाएगी। और यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री रद्द कर दी गई है तो अंतिम डिक्री स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। अब कोई डिक्री अंतिम कब कहलाती है? यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई हो, तब डिक्री अंतिम हो जाती है। तो अंतिम डिक्री किसे कहेंगे? यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई हो, तब वह अंतिम हो जाती है। या उसके विरुद्ध अपील करने का समय बिना अपील किए समाप्त हो गया हो, यदि अपील करने का समय समाप्त हो गया हो तो वह डिक्री क्या हो जाएगी? अंतिम हो जाएगी। या उस विषय का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई हो तो वह डिक्री अंतिम कहलाएगी। अब तीसरा जो डिक्री का प्रकार है वह अंशतः प्रारंभिक तथा अंशतः अंतिम डिक्री। ऐसी डिक्री वही हो सकती है जहां न्यायालय डिक्री के माध्यम से दो प्रश्नों पर निर्णय देता है। तो ऐसी डिक्री वही न्यायालय द्वारा दी जाएगी जहां पर डिक्री के माध्यम से दो प्रश्नों पर न्यायालय निर्णय देता है। जैसे किसी वाद में कब्जे और अंतर्वर्ती लाभ के लिए दावा किया गया है। यदि किसी वाद में कब्जे के लिए भी और अंतकालीन लाभ के लिए दावा किया गया है और न्यायालय दोनों के लिए एक ही डिक्री पारित करता है और न्यायालय इसके संबंध में एक ही डिक्री पारित करता है, तब कब्जे के लिए तो डिक्री क्या कहलाएगी? अंतिम। तथा अंतकालीन लाभों के लिए डिक्री क्या कहलाएगी? प्रारंभिक डिक्री कहलाएगी। अब बता आदेश, ऑर्डर। आदेश किसे कहते हैं? तो आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा
14 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आदेश से दीवानी न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। तो आदेश से दीवानी न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। तो डिक्री नहीं है। तो आदेश से तात्पर्य दीवानी न्यायालय के उस निर्णय से है जो डिक्री नहीं है। तो दीवानी न्यायालय का वह निर्णय जो डिक्री नहीं है वह आदेश कहलाता है, लेकिन उसकी औपचारिक रूप से अभिव्यक्ति की गई हो तो वह आदेश कहलाएगा। डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है? तो जो महत्वपूर्ण अंतर है डिक्री और आदेश के बीच में वह है कि डिक्री पक्षकारों की सहमति से यदि पारित की गई है तो उससे भिन्न प्रत्येक डिक्री जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई है अपील योग्य होती है। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि डिक्री से सभी डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सिवाय अगर पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री से भिन्न सभी प्रकार की डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु सभी आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। केवल उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनका उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 व धारा 104 में किया गया है। तो डिक्री और आदेश के मध्य जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि सभी डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु पक्षकारों की सहमति से अगर डिक्री पारित की गई है उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सभी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, केवल उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनका उल्लेख आदेश 43 या धारा 104 में किया गया है। दूसरा जो अंतर है वह है डिक्री के माध्यम से विवादगत विषयों के संबंध में पक्षकारों के सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतिम रूप से अवधान होता है, परंतु आदेश के माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों पर अंतिम रूप से अवधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो अंतर है डिक्री प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम भी हो सकती है, परंतु कोई आदेश प्रारंभिक नहीं होता। चौथा जो अंतर है सामान्यतः एक वाद में एक ही डिक्री पारित की जाती है, परंतु एक वाद में एक से अधिक आदेश पारित किए जा सकते हैं। तो सामान्यतः किसी वाद में एक ही डिक्री पारित की जाती है, परंतु एक ही वाद में एक से अधिक आदेश पारित किए जा सकते हैं। और डिक्री केवल वाद में ही पारित की जा सकती है, परंतु आदेश वाद के अतिरिक्त अन्य विधिक कार्यों में भी पारित किए जा सकते हैं। तो डिक्री और आदेश में जो महत्वपूर्ण अंतर है, तो प्रत्येक निर्णय या प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सिवाय अगर कोई डिक्री सहमति से पारित की गई है पक्षकारों के, उसके अलावा सभी डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु सभी आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। केवल उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनका उल्लेख आदेश 43 व धारा 104 में किया गया है। थैंक यू।